नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंदु साधवानी और हम पढ़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन 17 का सेट सी। इसी सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक दो वीडियो सीरीज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 51 से आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार किसी खालिस्तान को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऑप्शन है व्यक्ति, नागरिक, विदेशी या भारतीय। इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30A of the Constitution of India, no blank shall be deprived of his property save by authority of law. So the right answer to this question is option A, that is person या व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार इनमें से किसे विधि नहीं कहेंगे, विधि नहीं है। ऑप्शन है नियम, उपविधि, रूढ़ि, प्रथा या इनमें से कोई नहीं। Which of the following is not law according to Article 13 of Indian Constitution? Rule, bylaws, custom or usage, none of the above. तो ऑप्शन डी, none of these, क्योंकि ये सभी विधियां हैं। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? अनुसूची 7, 10, 11 या 12। 53 का राइट आंसर है अनुसूची 7, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान का शीर्षक इसमें निहित है। कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान का शीर्षक निहित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है 54 में। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन आर्टिकल 1, 5, 390 और 395। So the right answer to question number 54 is option D, that is article 395। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? भाग 1, 2, 3 या 4। आप सभी जानते हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की खालिस्तान धारा से खालिस्तान धारा के बीच दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सेक्शन 96 to 106। नेक्स्ट है, आईपीसी सेक्शन 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है यदि उपरोक्त परिस्थितियों में से किस परिस्थिति के अंतर्गत दी गई हो? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ये सभी, यानी यदि भय, कारित करके या भ्रांति के अंतर्गत सम्मति दी गई है, विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा दी गई है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सहमति दी गई है, तो धारा 90 के अंतर्गत ये वैध सम्मति नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है 58, खालिस्तान के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है। सेक्शन 58 का राइट आंसर है बी, दैट इज 299 का एक्सप्लेनेशन 3। नेक्स्ट, आईपीसी के अंतर्गत मान हानि के लिए दंड साधारण कारावास से जो खालिस्तान अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों है। 59 का राइट आंसर है 2 वर्ष। महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग
भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये संज्ञेय और अजमानती प्रकृति का अपराध है। ए places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A is guilty of wrongful confinement, wrongful restraint, both or none. So the right answer to question number 61 is A. The provision of plea bargaining under chapter 21A of CRPC is not applicable if the offense is committed against a child below the age of 12, 14, 16, or 18 years. The right answer is B, that is 14 years. Under section 82 and 83 of RPC, an offense is punishable if it is done by a child of A, below 7 years of age, B, 7 years of age but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding, C, of above 7 years of age but below 10 years, D, of above 7 years of age but below 12 years, not having attained sufficient maturity and understanding. So the right answer to this question was actually disputed. That's why the marking under the website will be disputed. But if you find the equivalent section, a plain reading will tell you that under section 82 and 83 of IPC, an offense is punishable if it is done by a child of 7 years of age, but above 7 years of age, but below 12 years of age, having attained sufficient maturity and understanding. That is B. Next, name two essential conditions of penal liability. The options are given below. दंड दायित्व की आवश्यक शर्तें इनमें से कौन सी हैं? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही उत्तर है, दोषी मन और अवैध कार्य। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 61 से 90। किस अपराध के लिए एक पुलिस अफसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? संज्ञेय अपराध के लिए ऑप्शन बी। परिवार पर संस्थित समन विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में से ऑप्शन ए अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, ऑप्शन बी दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन सी बाद में तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त उन्मुक्ति या दोष मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, या इनमें से कोई नहीं। 67 का राइट आंसर है बी। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की है, तब परिवादी या कंप्लेनेंट के पास क्या विकल्प है? पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 69 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो 15 से कम, 60 से अधिक आयु का हो, 18 से कम, 60 से अधिक आयु का हो, 15 से कम, 65 से अधिक आयु का हो, 18 से कम और 65 से अधिक आयु का हो। Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is
as per the following options? The right answer to this question will be C, that is under the age of 15 years and above the age of 65 years. Next step, section 125 of CRPC is secular in character. This thing was observed in which of the following case? Names are given here. The right answer is Muhammad Ahmad Khan versus Shahabanu Begum. 71. Who has the power of summary trial in a case? Chief Judicial Magistrate, Metropolitan Magistrate, any magistrate of first class specially empowered by the High Court, or all of these? The right answer to this question is CJM, option A. Which order of CPC deals with temporary injunction and interlocutory injunction? सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? आदेश 38, 39, 40 या 41? 72 का सही उत्तर है बी, यानी ऑर्डर 39। ए, अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी, दिल्ली में व्यवसाय कर रहा है, सी, अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद कर सकता है। ऑप्शन है केवल अहमदाबाद में, केवल दिल्ली में, सी है या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, या डी भारत में कहीं भी। 73 का सही उत्तर होगा सी, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। 74, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा या प्रांग न्याय से संबंधित है? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13, और सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 11। Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z are jointly and severally liable for rupees 10,000 under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtains a decree for rupees 10,000 against Mr. A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? Option A is Mr. A may treat his joint decree as cross decree under Order 21, Rule 18. B, Mr. A cannot do that. C, Mr. A cannot do that under Order 22 or Rule 18. None of these. So the right answer to this question will be option A. Mr. A may treat his joint decree as cross decree under Order 21, Rule 18.